हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें से कुछ सभ्यताओं के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके थे और कुछ का यानी जो बची हुई है उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। दोस्तों हमारी यानी सभ्यता है नगरीय सभ्यता। दोस्तों कौन सी सभ्यता है दोस्तों? यानी नगरीय सभ्यता। दोस्तों नगरी यानी जो वर्तमान में है दोस्तों, यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों नगरी सभ्यता बेचड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। दोस्तों कहाँ पे दोस्तों? यानी बेचड़ नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों नगरी सभ्यता। दोस्तों नगरी सभ्यता वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है और जो बेचड़ नदी के किनारे पर विकसित हुई है। दोस्तों नगरी सभ्यता को प्राचीन काल में नगर या माध्यमिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नगरी सभ्यता या माध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी है। दोस्तों किसकी राजधानी है दोस्तों? यानी सीवी जनपद की। एक सीवी जनपद हुआ था प्राचीन काल में दोस्तों, उसकी राजधानी है माध्यमिका, उसी का दूसरा नाम है नगरी। सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए नगरी सभ्यता या माध्यमिक सभ्यता किस जनपद की राजधानी है, उसमें आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, यानी सीवी जनपद की राजधानी है। दोस्तों नगरी सभ्यता से प्राप्त यानी यहाँ से सिक्के भी प्राप्त हुए दोस्तों, यानी सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पे मंझ की काय या सीवी जनपद राज्य के लेख उत्खनन यानी उन पे मंझगाय या सीवी जनपद जो जनपद था उसके लेख उस पे लिखे हुए ही या उत्कीर्ण यानी खुदे हुए हैं। दोस्तों क्या हुए यानी कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कहाँ से? नगरी सभ्यता से सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पे मंझगाय या सीवी जनपद के लेख लिखे हुए हैं। दोस्तों ये हमारी है नगरीय सभ्यता। दोस्तों नगरीय सभ्यता में यानी और ये बेचड़ नदी के किनारे विकसित हुई है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। इसका प्राचीन नाम माध्यमिका है जो सीवी जनपद की राजधानी है। माध्यमिका में यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर यानी मंझिका या सीवी जनपद के लेख उत्कीर्ण है। दोस्तों क्या है दोस्तों? यानी सीवी जनपद के लेख उत्कीर्ण है। दोस्तों नगरी सभ्यता को पाणिनि के द्वारा भी उल्लेखित सभ्यता स्थल भी कहा जाता है दोस्तों, यानी पाणिनि ने भी नगरी सभ्यता को उल्लेखित किया है। दोस्तों नगरी सभ्यता का उत्खनन यानी दोस्तों 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। दोस्तों नगरी सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? D.R. भंडारकर के द्वारा उत्खनन किया गया था। दोस्तों कब? और 1904 में किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा। दोस्तों ये है हमारी नगरी सभ्यता का उत्खनन यानी 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो बेचड़ नदी के किनारे विकसित है और माध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी है नगरीय। इसके मंझगाय या सीवी जनपद के लेख उत्कीर्ण हैं सिक्कों पर। दोस्तों इसलिए ये नगरीय सभ्यता प्राचीन काल में माध्यमिका के नाम से जानी गई है। दोस्तों इसके बारे में और विशेषताएं जानते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों दोस्तों सीवी जनपद से या सॉरी नगरी जनपद यानी ये सीवी जनपद की राजधानी या माध्यमिका का नाम है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों यानी नगरी सभ्यता से दोस्तों एक मंदिर प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्या? एक मंदिर मिला हुआ था, मंदिर की अवशेष मिली हुई थी। दोस्तों
ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर था दोस्तों। क्या था? यानी प्राचीन वैष्णव संप्रदाय का वैष्णव मंदिर मिला था दोस्तों। एक मंदिर मिला था, यानी नगरी सभ्यता में एक मंदिर मिला था जो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर स्थापित है दोस्तों। ये कौन है? प्राचीनतम, यानी पूरे राजस्थान में पूरी सभ्यता यानी जितने भी स्थल है वहाँ से एक प्राचीनतम नगरी सभ्यता स्थल से एक मंदिर प्राप्त हुआ है दोस्तों। उसके अवशेष मिले जो वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर था दोस्तों। दोस्तों ये मंदिर द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का शुंगकालीन मंदिर है दोस्तों। यानी द्वितीय शताब्दी के शुंगकालीन काल का मंदिर है दोस्तों, जो द्वितीय शताब्दी का है दोस्तों। किसका? द्वितीय शताब्दी का है दोस्तों, यानी शुंग काल का है मंदिर है दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर की खोज D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया है दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? इस मंदिर की खोज, यानी इस मंदिर का खोज D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया है दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। जो शुंगकालीन का शताब्दी वाला मंदिर है, द्वितीय शताब्दी का है। ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर है दोस्तों। क्या है? प्राचीनतम दोस्तों इसी मंदिर के पास से दो शिलालेख और मिले हैं दोस्तों, यानी दो शिलालेख मिले हैं दोस्तों। कौन से? एक तो गोसुंडी शिलालेख और एक हाथीबाड़ा शिलालेख दोस्तों। यानी नगरी सभ्यता से दो शिलालेख मिले जो मंदिर के यानी पश्चिमी भाग में मिले हैं दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? यानी पश्चिमी भाग में मिले हैं दोस्तों। गोसुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा शिलालेख दोस्तों ये 1887 में यानी श्यामलाल दास यानी ददीवाड़िया के द्वारा खोजा गया था। कब दोस्तों? यानी 1887 ईस्वी में श्यामलाल दास ददीवाड़ा के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। यानी दो शिलालेख मिले थे, एक तो गोसुंडी शिलालेख और एक हाथीबाड़ा शिलालेख दोस्तों, जो 1857 ईस्वी में श्यामलाल दास ददीवाड़िया के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। क्या खोजा गया था दोस्तों यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के भी मिलते हैं दोस्तों। क्या मिलते हैं दोस्तों? यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिलते हैं दोस्तों यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं दोस्तों ये शिलालेख राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन शिलालेख है दोस्तों। ये क्या है? राजस्थान का गोसुंडा यानी गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों। कौन सा? गोसुंडी शिलालेख दोस्तों, ये राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन शिलालेख है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? यानी प्राचीन शिलालेख है दोस्तों। कौन सा? ये गोसुंडे वाला दोस्तों सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा यानी गोसुंडी शिलालेखों को पढ़ा गया था दोस्तों। किसका शिलालेख को? गोसुंडी शिलालेख को D.R. भंडारकर के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था दोस्तों। यानी D.R. भंडारकर ने गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया गया था दोस्तों। ये राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों, जो 1887 में श्यामलाल दास ददीवाड़िया के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। ये हाथीबाड़ा ये शिलालेख भी ये श्यामलाल दास के द्वारा ददीवाड़ा के द्वारा खोजा गया था 1887 में दोस्तों। और जानते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। यानी नगरी सभ्यता से एक मंदिर के अवशेष मिले हैं, दो शिलालेख मिले हैं दोस्तों। मंदिर यानी राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर था, जो शुंगकालीन का द्वितीय शताब्दी वाला मंदिर था। ये मंदिर D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। और दो शिलालेख मिले थे, गोसुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा शिलालेख, जिसको पढ़ने का प्रयास यानी D.R. भंडारकर ने किया था सर्वप्रथम। और ये वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है राजस्थान में। और इसे 1887 में रामलाल दास यानी श्यामलाल दास ददीवाड़िया के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। कब खोजा गया था? ददीवाड़िया के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। और देखते हैं आगे इनके बारे में और महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों। नगरी सभ्यता से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, यानी सीवी जनपद के
सीवी जनपद के सिक्के। दोस्तों यहाँ से यानी नगरीय सभ्यता से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। कौन से? सीवी जनपद के। सीवी जनपद की राजधानी थी यानी माध्यमिका, मध्यमिका, जिसे नगरीय के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। कौन से काल के? गुप्त काल के। गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से यानी सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं और गुप्तकालीन काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों। ये थी हमारी नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ दोस्तों, यानी आपको नगरीय सभ्यता का उत्खनन दोस्तों यानी कब हुआ था दोस्तों? 1904 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। ये नगरीय सभ्यता सीवी जनपद की राजधानी थी, जो मध्यमिका का, इनका प्राचीन नाम मध्यमिका है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में ये सीवी जनपद यानी नगरीय सभ्यता राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर, एक प्राचीनतम मंदिर मिला था, जो द्वितीय शताब्दी का समकालीन मंदिर है। इस मंदिर को D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। और प्राचीन नगरीय सभ्यता से यानी नगरीय सभ्यता से दोस्तों यानी दो शिलालेख मिले थे, गोशुंडी शिलालेख और हाथीबड़ा शिलालेख, जो 1887 में श्यामलाल दास ददीवाड़े के द्वारा खोजा गया था। और इन्हें सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास D.R. भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। और गोशुंडी शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों। दोस्तों अगली सभ्यता पढ़ते हैं दोस्तों, जो प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। अगली प्राचीन सभ्यता हमारे आती है बगोर आती है, जो वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है। यानी बगोर कहाँ स्थान है? ये बगोर स्थान पर भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? बगोर वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। यानी बगोर स्थान कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। दोस्तों बगोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? यानी कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई है दोस्तों। इसका उत्खनन दोस्तों यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका उत्खनन दोनों के द्वारा किया गया था, एक तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, दूसरा L.S. लेसिक के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों बगोर सभ्यता आहड़ सभ्यता के समान यहाँ से अवशेष मिले हैं। यानी जो आहड़ सभ्यता में जो अवशेष मिले थे, उसी के समान बगोर सभ्यता में भी अवशेष मिले हैं दोस्तों। उसी के समान मिले हैं दोस्तों। जो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसके उत्खनन करता है वीरेंद्रनाथ मिश्र और लेसिक। ये वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों यानी बगोर सभ्यता से माँ सतियों का टीला भी प्राप्त हुआ था दोस्तों। कौन सा टीला दोस्तों? यानी माँ सतियों का टीला भी प्राप्त हुआ था दोस्तों। जो नागौर सभ्यता बागौर सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी माँ सतियों के टीले से दोस्तों, यानी माँ सतियों के टीले से बागौर सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों माँ सतियों का टीला बागौर सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। कौन सा? यानी पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। यहाँ से राजस्थान में कृषि और पशुपालन के अवशेष भी या साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से? यानी बगोर सभ्यता से दोस्तों। जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ दोस्तों। यानी अब तक की राजस्थान की जितने भी सभ्यताएं हैं, वहाँ से सबसे प्राचीन सभ्यता राजस्थान की यानी कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बगोर सभ्यता से यानी बागौर सभ्यता से मिले हुए हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हुए हैं दोस्तों? यानी बागौर सभ्यता से मिले हुए हैं दोस्तों यहाँ से बागौर सभ्यता में मध्य पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। यानी मध्य पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से दोस्तों? मध्य पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त हुए थे दोस्तों
वर्तमान में बगोर भीलवाड़ा में स्थित है, जो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र थे दोस्तों। एल.एस. लेसिक थे दूसरा। और ये आहड़ सभ्यता के समान ही इसके अवशेष मिले थे दोस्तों। जो यहाँ से एक टीला भी प्राप्त हुआ था दोस्तों, उस टीला का नाम था माँ सतियों का टीला, जो बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। और ये बागोर सभ्यता का पुरातत्व स्थल है दोस्तों, कौन सा, माँ सतियों का टीला दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है दोस्तों। दोस्तों बागोर सभ्यता मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए थे, यानी बागोर सभ्यता थी, उनसे वहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार तथा शस्त्र बनाते थे, यानी औजार और शस्त्र बनाते थे। किससे, यानी मध्य पाषाण काल में, यानी पत्थरों से निर्मित वस्तुओं के अवशेष या साक्ष्य मिले थे दोस्तों, जो भी बागोर सभ्यता से मिले हुए थे। यहाँ जो पत्थरों के जो भी साक्ष्य मिले थे, उनके औजार तथा शस्त्र बनाते थे। इसलिए बागोर सभ्यता के स्थल को आदिम सभ्यता और या संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, यानी आदिम सभ्यता भी कहा जाता है, संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है दोस्तों। बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण काल में, यानी पत्थर से जो बने हुए औजार के या शस्त्र से यानी साक्ष्य मिले थे या अवशेष मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को आदिम सभ्यता या सांस्कृतिक संग्रहालय भी कहा जाता है दोस्तों, यानी आदिम या सांस्कृतिक संग्रहालय भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे दफनाने की यानी बागोर सभ्यता में शव को दफनाने की प्रक्रिया दक्षिण पूर्व उत्तर में, यानी पूर्व उत्तर में शव को लिटाया जाता है दोस्तों, यानी दक्षिण पूर्व उत्तर में शव को लिटाया जाता है दोस्तों। यहाँ से मध्य भांड के पहले एवं टिकाऊ तथा चाक से बने हुए बर्तन मिले थे दोस्तों। कौन मिले थे, चाक से बने हुए बर्तन भी मिले थे दोस्तों। यहाँ पे शव को उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर में लिटाया जाता था, यानी शव को पूर्व उत्तर में लिटाया जाता था दोस्तों यहाँ से भी जितने मध्य भांड मिले हैं वो पतले व टिकाऊ या चाक से बने हुए थे। किससे, पतले टिकाऊ जो चाक से बनी थी, यानी चाक की मिट्टी होती थी, वो चाक से बने हुए थे दोस्तों बागोर सभ्यता से मोतियों के आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी मोतियों से बने आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों बागोर सभ्यता से मकान यानी पत्थर से बनाए जाते थे तथा इनका फर्श समतल होता था, यानी यहाँ के मकान। और बाकी स्थलों में कालीबंगा या गणेश्वर सभ्यता में यानी मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, यानी कच्ची ईंटों जो भी जितनी भी राजस्थान की और बाकी सभ्यताएं हैं उनमें कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। ये पत्थरों से बनाए जाते, यानी पत्थरों से बनाए जाते थे यहाँ के मकान। बागोर सभ्यता के मकान पत्थरों से बनाए जाते थे और इनकी फर्श समतल होता था। बाकी सभ्यता के एक दूसरे को समकोणीय काटते थे दोस्तों। क्या काटते थे, समकोणीय थे दोस्तों। ये थी हमारे यानी बागोर सभ्यता के बारे में बेसिक यानी जानकारी थी दोस्तों। मतलब जो हमारे एग्जाम जो ये वाला राजस्थान विशेष यानी आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी सभी प्रकार की एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। ना किसी को कम है ना कभी ये ज़्यादा है, ये डिटेल में पूरा डिटेल विवरण के साथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में थी, वर्तमान में जो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसके उत्खननकर्ता डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र थे और
इसकी यह इसका उत्खनन हुआ था दोस्तों, यानी 1967 और 68 में हुआ था दोस्तों। जो आर्य सभ्यता के समान यहाँ पे अवशेष मिले थे। यहाँ पे एक टीले भी मिला था दोस्तों, जो जो उस टीले का नाम था माँ सतियों का टीला, जो भगोर सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है और भगोर सभ्यता का पुरातत्व स्थल है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों यानी राजस्थान के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, भगोर सभ्यता थे दोस्तों। और यहाँ सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों। भगोर सभ्यता यानी मध्य पाषाण काल की अवशेष प्राप्त हुए थे, यानी मध्य पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, भगोर सभ्यता थे दोस्तों। यहाँ से लोग पत्थरों से अपनी औजार तथा शस्त्र बनाते थे दोस्तों, जिन्हें आदिम सभ्यता या संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता था दोस्तों यहाँ के मध्य भांड वो टिकाऊ व पतले होते थे, जो चाक से बनाए जाते थे। और यहाँ मोतियों के आभूषण के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? मोतियों के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और यहाँ के पत्थर ईंटों से नहीं बनाए जाते बल्कि पत्थरों से बनाए जाते थे दोस्तों। ये हमने आपको रिविजन कर दिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली सभ्यता के बारे में। दोस्तों हमारी अगली सभ्यता है यानी रेड है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? यानी रेड है दोस्तों। रेड सभ्यता है दोस्तों हमारी अगली सभ्यता है दोस्तों, जो वर्तमान में रेड स्थान यानी टोंक में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? यानी टोंक में स्थित है दोस्तों। यानी रेड सभ्यता रेड स्थान पर जो टोंक में स्थित है दोस्तों, यानी रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? यानी ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? यानी ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। इसके उत्खननकर्ता है दोस्तों दयाराम साहनी थे दोस्तों, और दूसरा केदारपुरी थे दोस्तों। यानी इसके उत्खननकर्ता कितने थे? 2 उत्खननकर्ता थे दोस्तों। एक था दयाराम साहनी यानी फर्स्ट वे, और दूसरी केंद्र यानी केदारनाथपुरी थे दोस्तों। कौन थे? केदारनाथपुरी थे दोस्तों रेड सभ्यता से 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, यानी 3 प्रकार की चीज़ें अब के अवशेष मिले दोस्तों। एक तो मालवा गणराज्य के सिक्के मिले थे, यानी एक तो मालवा गणराज्य के सिक्के मिले हुए थे दोस्तों। क्या मिले थे? एक मालवा गणराज्य के सिक्के मिले हुए थे दोस्तों। दूसरी चीज़ यहाँ से चांदी के आहत या मुद्रा या पंचमार्क सिक्के मिले हुए थे, यानी मालवा गणराज्य के सिक्के मिले थे। दूसरी यहाँ से चांदी की आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के मिले थे दोस्तों। और तीसरा यहाँ से यानी लोह सामग्री मिली थी, यानी लोहे से निर्मित यानी वस्तुएं मिली हुई थी दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है लोहे सामग्री दोस्तों। अब तक सबसे ज़्यादा प्राचीनतम लोहे सामग्री की सभ्यता यानी कहाँ पे मिली है दोस्तों? रेड सभ्यता में मिली है। यानी राजस्थान में सबसे प्राचीनतम लोहे की बनी हुई वस्तुएं कहाँ? यानी रेड सभ्यता में मिली है। रेड सभ्यता यानी टोंक में स्थित है दोस्तों। यहाँ से चांदी के सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यानी 3075 सिक्के प्राप्त हुए। यानी कितने हैं दोस्तों? यानी 3075 सिक्के प्राप्त, यानी राजस्थान में पहला स्थल है जहाँ से चांदी के आहत या मुद्रा पंचमार्क सिक्के यानी सबसे ज़्यादा मिले थे। इसलिए इसे टाटा यानी प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यानी रेड को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये रेड सभ्यता एशिया में अब तक का सिक्का सबसे भंडार मिला है दोस्तों। यानी एशिया में अब तक कोई से भी स्थल में इतने सिक्के नहीं मिले जितने रेड सभ्यता में मिले, इसलिए एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे भंडार यानी रेड सभ्यता से मिले। कहाँ पे दोस्तों? यानी रेड भंडार कहाँ से मिला दोस्तों? यानी रेड सभ्यता से मिले दोस्तों। जो भारत में अब तक एक स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के यहीं से मिले, यानी जो पूरे भारत में सर्वाधिक यानी सिक्के पंचमार्क के सिक्के रेड सभ्यता से मिले। जो चांदी के सबसे ज़्यादा सिक्के रेड सभ्यता से मिले, जो मालवा गणराज्य के सिक्के मिले थे, और लोहे की सामग्री भी मिली थी। इसका उत्खनन दयाराम साहनी और केदारपुरी के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? यानी ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे यानी सर्वाधिक चांदी के सिक्के या प्राचीन सिक्के मिलने के कारण यानी चांदी के सिक्कों का भंडारण होने के कारण इसे प्राचीन टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर या यानी प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसलिए रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और देखते हैं यहाँ से और क्या क्या मिली हुई है वस्तुएं दोस्तों। यहाँ से
यानी बंदर के समान बर्तन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए दोस्तों। कहाँ यानी बंदर के समान यहाँ से जो यहाँ से रेड सभ्यता से जो भी बंदर के अवशेष मिले हैं, यानी जो भी अवशेष मिले हैं, जो बर्तन के अवशेष मिले हैं, यानी जो वो बंदर के समान थे दोस्तों। कितने यानी बंदर के समान थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ की मणमूर्तियों पर मथुरा कला की छाप भी मिलती है दोस्तों। यानी रेड सभ्यता से मिलने वाली मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप भी मिलती है दोस्तों। यानी मथुरा कला की छाप भी मिलती है दोस्तों। यानी रेड सभ्यता से एक और चीज़ मिली, यानी जो यानी आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या मिले? आलीशान इमारतों के अवशेष रेड सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? रेड सभ्यता से मिले हुए हैं दोस्तों। अगली बात है यहाँ से, यानी रेड सभ्यता से हवन के सिक्के भी मिले हैं जो यूनानी से संबंधित थे दोस्तों। कहाँ से? यूनानी से संबंधित थे दोस्तों, जिन पे यूनानी के शासक अपोलोस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। दोनों वहाँ पे अपोलोस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से? हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोस से एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। जो बंदर के समान बर्तन मिले थे यहाँ पे, और मणमूर्तियाँ मथुरा कला की छाप मिलती है दोस्तों, और आलीशान इमारतें के भी अवशेष मिले हैं दोस्तों। इसलिए ये हमारा टाटा नगर कहलाया है दोस्तों। यहाँ से एक स्वास्तिक अलंकार भी मिला, जी, यानी रस्सी पर किए जाते हैं, यानी उपकरण किए हुए हैं, यानी एक स्वास्तिक अलंकार भी मिला है दोस्तों। क्या मिला? एक स्वास्तिक अलंकार भी मिला है दोस्तों। स्वास्तिक दोस्तों, यहाँ से जो मध्यबाण मिले थे उन पे गोल्ड रिंग बेल्स लगा हुआ है दोस्तों। क्या लगा हुआ है? यानी गोल यानी जो भी इनके मध्यभांड मिले वो गोल थे, वो गोल रिंग यानी रिंग वेल्स लगे हैं। क्या लगे हैं दोस्तों उन पे मध्यभांडों पे? यानी रिंग वेल्स भी लगे हैं जो मध्यभांड मिले थे यहाँ पे, यानी रिंग वेल्स में मिले हैं दोस्तों। यहाँ से और भी एक अन्य चीज़ मिली, यानी रेड लोहे, यानी यहाँ से यानी लोहे गलाने के प्रमाण तथा यानी रेड लोहे के उपकरण बनाने का एक केंद्र भी रहा है दोस्तों। यहाँ से लोहे गलाने का उपकरण भी मिला, यानी लोहे गलाने का उपकरण दोस्तों। यहाँ से यानी लोहे गलाने के प्रमाण भी मिले, और यानी रेड लोहा यानी लाल लोहा के उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। यानी ये जो लोहे की वस्तुएं जो निर्मित की उसका बड़ा केंद्र भी रहा है दोस्तों। क्या? रेड सभ्यता दोस्तों। यहाँ से एक तलवार के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं दोस्तों? एक तलवार के साक्ष्य है दोस्तों। यहाँ से एक तलवार के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी रेड सभ्यता से एक तलवार की साक्ष्य भी मिले हैं। उस तलवार की लंबाई है दोस्तों, यानी 12.5 इंच है दोस्तों। कितनी है? 12.5 इंच है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? यानी 12.5 इंच है दोस्तों। और उसकी चौड़ाई है दोस्तों, यानी विड्थ है दोस्तों, उसकी विड्थ है दोस्तों, यानी 3.5 इंच है दोस्तों। यानी उसकी लंबाई, तलवार की लंबाई 12.5 इंच है दोस्तों, और उसकी चौड़ाई है यानी 3.5 इंच मिली है लगभग। यहाँ से एक लोहा गलाने के प्रमाण मिले, इसलिए लोहे के उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र रहा है दोस्तों। यहाँ से एक स्वास्तिक अलंकार फसमी मिले, रस्सी पर किए जाते थे दोस्तों, उन पर उपकरण किए जाते थे। यहाँ से अपोलोड्स यानी यूनानी शासक के अपोलोड्स का एक सिक्का, खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ से एक आलीशान इमारतें भी प्राप्त हुई है दोस्तों। यहाँ से मरमूर्ति यानी जो जिसमें मथुरा कला की छापें मिली हुई है दोस्तों। क्या है? इसमें एक मथुरा कला की छापें भी मिली हुई है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे जितने भी बर्तन के साक्ष्य मिले वो बंदर के समान साक्ष्य मिले हैं, बंदर की समान के बर्तन के साक्ष्य मिले दोस्तों। दोस्तों यहाँ से यानी 3 वस्तुएं तेज मिली थी। एक तो माल व गणराज के सिक्के मिले थे, दूसरी चांदी की आहत मुद्रा, जो सबसे ज़्यादा सिक्के मिले जो राजस्थान में प्राचीन भारत के सबसे ज़्यादा सिक्के यानी चांदी की यानी राजस्थान की रेड सभ्यता से मिले थे दोस्तों यहाँ से लोहे की सामग्री बनाने के एक केंद्र भी रहा था और लोहे की सामग्री की साक्ष्य भी मिली थी दोस्तों। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसलिए रेड सभ्यता को इसलिए नहीं राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्राचीन टाटा नगर यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी क्योंकि अब तक ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जैसे चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं, यही रेड सभ्यता है मात्र ओनली, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के इसी सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। रेड स्थान जो टोंक में स्थित है दोस्तों, इसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, यानी 1938 या 39 ईस्वी में किया गया था। केदारनाथपुरी के द्वारा 1938 से लेकर 40 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, जो ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। इसका उत्खनन दोनों ने किया था, दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी के द्वारा दोस्तों। ये थी हमारी बातें यानी रेड सभ्यता के बारे में दोस्तों। अब लेते हैं अगली सभ्यता दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली सभ्यता आती है दोस्तों यानी रंग महल सभ्यता आती है। कौन सी दोस्तों? यानी रंग महल सभ्यता आती है दोस्तों। अगली सभ्यता है दोस्तों हमारी रंग महल सभ्यता दोस्तों, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों ये सभ्यता यानी इस सभ्यता का काल यानी 1000 से 300 ईसा पूर्व तक है दोस्तों, यानी 300 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। 1000 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। रंगमहल सभ्यता सरस्वती नदी या घग्गर नदी के वर्तमान में प्राचीन नदी यानी सरस्वती नदी है, वर्तमान में घग्गर नदी है, इस नाम से जाना जाता है। ये नदियों की विकसित हुई थी यानी सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी दोस्तों यहाँ से 3 चीज़ें, यहाँ से कुछ वस्तुएं के साक्ष्य भी मिले दोस्तों। यहाँ से मण मूर्ति यानी जो आ रही है आपने रेड सभ्यता पढ़ी उस पर जो मण मूर्ति मिली थी उसमें मथुरा कला की छाप मिले थे। जबकि यहाँ से जो भी मण मूर्ति प्राप्त हुई है उस पर गांधार शैली के छाप मिले हैं। कौन सी शैली के दोस्तों? यानी गांधार शैली के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों यहाँ से कुछ पंचमार्क के सिक्के भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ से चांदी के सिक्के भी मिले थे दोस्तों, पर यहाँ से कम मिले हैं दोस्तों। सर्वाधिक सिक्के यानी रेड से मिले थे दोस्तों, जो राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है यानी प्राचीनतम सिक्के वहाँ से मिले थे दोस्तों। यहाँ से कम मिले थे दोस्तों, जिसे पंचमार्क भी कहा जाता है दोस्तों ये कनिष्क प्रथम और कनिष्क थर्ड का काल कुछ सिक्के वासुदेव काल के भी सिक्के मिले थे दोस्तों यहाँ से, यानी कनिष्क प्रथम, कनिष्क सेकंड और तथा वासुदेव के काल के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए थे, यानी इनके कालों के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। एक तो वासुदेव कनिष्क फर्स्ट और सेकंड के काल के भी सिक्के प्राप्त हुए थे दोस्तों रंगमहल को योद्धव गणराज का राजधानी यानी जो रंगमहल की राजधानी यानी योद्धव राज्य था दोस्तों, यानी योद्धव राज्य यानी जिसे योद्धव राज्य 2 राज्यों को कहा जाता है दोस्तों। एक तो गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, जिसमें से यानी योद्धव गणराज्य जो राज्य था उसकी राजधानी रंगमहल रही थी। यानी योद्धव राज्य की राजधानी रंगमहल को बनाया गया था दोस्तों। किसे बनाया गया था दोस्तों? यानी रंगमहल को बनाया गया था दोस्तों। ये योद्धव राज्य की राजधानी रही थी दोस्तों यहाँ से मुख्य भोजन के रूप में यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो भोजन प्रक्रिया थी वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, मुख्य भोजन के रूप में दोस्तों इसका उत्खनन दोस्तों यानी रंगमहल का उत्खनन, जो रंगमहल सभ्यता उसका उत्खनन दोस्तों यानी डॉक्टर अनिरुद्ध ने किए थे दोस्तों, यानी डॉक्टर अनिरुद्ध ने की थी के निर्देशन में किया गया था दोस्तों, यानी अनिरुद्ध के निर्देशन में किया गया था दोस्तों इसका उत्खनन दोस्तों रंगमहल से भी सिंधु सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यानी सिंधु सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और कुषाणकालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यानी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। कुषाणकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों, और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, यानी 3 कालों के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों।
सेंधव सभ्यता, कुषाण कालीन सभ्यता और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष हुए दोस्तों, यानी अवशेष मिले हुए दोस्तों। दोस्तों इसका उत्खनन करता डॉक्टर अनिरुद्ध के निर्देशन में किया गया था दोस्तों। किसके निर्देशन में दोस्तों? अनिरुद्ध के निर्देशन में, यानी 1952 से लेकर 1954 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? 1952 से 1954 में तक किया गया था। 1954 तक किया गया था इसका उत्खनन डॉक्टर अनिरुद्ध के द्वारा दोस्तों, जो यादव गणराज्य की रंगमहल राजधानी रही है दोस्तों। रंगमहल से साक्ष्य यानी मणिमूर्ति, जो गांधार से यहाँ से जो मणिमूर्ति प्राप्त हुई है, वहाँ पे गांधार शैली के यानी गांधार शैली की छाप के प्रमाण भी मिले हैं और कुछ पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं यहाँ से। ये कनिष्क और प्रथम, सेकंड और थर्ड तथा यानी और इसके साक्ष्य भी मिले, यानी इनके सिक्के मिले हैं। और जो कनिष्क और यानी कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क सेकंड के काल के जो सिक्के मिले थे, वो ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे। कौन सी लिपि में दोस्तों? यानी ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे दोस्तों। ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे दोस्तों। जो कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के काल के जो सिक्के मिले हैं, वो ब्रह्म लिपि में लिखे हुए थे दोस्तों। और वासुदेव काल के भी सिक्के मिले हुए दोस्तों। और यहाँ से सेंधव और कुषाण और पूर्व गुप्त काल के अवशेष भी मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ से मुख्य भोजन के रूप में यानी चावल मिले थे दोस्तों। और यहाँ पे खेती भी चावल की जाती थी दोस्तों। और रंगमहल का टीला सबसे ऊंचा टीला था दोस्तों। क्या था दोस्तों? यानी रंगमहल का टीला जो भी था, वो सबसे ऊंचा टीला था दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली सभ्यता के बारे में। दोस्तों हमारी अगली सभ्यता आती है दोस्तों, यानी पीलीबंगा सभ्यता दोस्तों। ये भी यानी इसका उत्खनन किया गया था 1952 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1952 में किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? यानी ये भी उसी के द्वारा किया गया था दोस्तों। क्या नाम है? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा नहीं दोस्तों, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? अमलानंद घोष के द्वारा हनुमानगढ़ की यानी पीलीबंगा का भी उत्खनन किया गया था दोस्तों। पीलीबंगा यानी प्राचीन नदी सरस्वती के किनारे पर यानी विकसित हुई थी दोस्तों। कालीबंगा से कुछ साक्ष्य मिले थे, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं थे, यानी कम ही साक्ष्य मिले थे। एक तो सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, जो भी हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले, उस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों, यानी पहले आते विशेष प्रकार का एक बड़ा घड़ा मिला था। यहाँ से एक बड़ा घड़ा मिला था, विशेष प्रकार का जो अलग ही घड़ा था, वो कोई भी और सभ्यता में नहीं आया दोस्तों। ओनली पीलीबंगा में मिला, जो विशेष प्रकार का एक घड़ा मिला था दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ से यानी बाबा रामदेव जी का मंदिर भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। कौन सा? यानी बाबा रामदेव जी का मंदिर भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला एक और साक्ष्य मिला था, यानी पीपल के वृक्ष का भी प्रमाण मिले थे दोस्तों। यानी पीपल के वृक्ष के भी प्रमाण मिले थे पीलीबंगा से दोस्तों, जो हनुमानगढ़ जिले में है। सरस्वती नदी है, घग्गर नदी किनारे जो विकसित कब हुई थी? 1952 के समथिंग हुई थी दोस्तों। ये यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष और विशेष प्रकार का एक घड़ा मिला था, और बाबा रामदेव जी का भी मंदिर मिला था, और एक पीपल के वृक्ष के भी साक्ष्य मिले थे दोस्तों। ये हमारे कालीबंगा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली सभ्यता के बारे में दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली सभ्यता आती है दोस्तों, यानी बैराट सभ्यता। इसे यानी प्राचीन, इसे वर्तमान में यानी विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। बैराट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यानी विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये हमारी बैराट सभ्यता है दोस्तों। इन्हें विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो वर्तमान में विराट नगर जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी, ताला नदी या अर्जुन की गंगा नदी के नाम से भी जानी जाती है। यानी बाणगंगा नदी पे विकसित हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? बाणगंगा नदी का दूसरा नाम है दोस्तों ताला नदी, और यानी बाणगंगा नदी का ही तीसरा नाम है दोस्तों अर्जुन की गंगा नदी। वहाँ पे उनके किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। कहाँ पे विकसित हुई दोस्तों?
यानी बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन यानी इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त या खुदवाई थी वो जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा उत्खनन कराया गया था दोस्तों। यानी बैराट में जो भी सर्वप्रथम उत्खनन कराया गया था वो दोस्तों बैराट में उत्खनन यानी सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था सर्वप्रथम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी उत्खनन करता यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा प्रथम उत्खनन कराया गया था, जो 1936 और 37 में कराया गया था दोस्तों। यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले दोस्तों सवाई राम सिंह बैराट ने उत्खनन करवाया था दोस्तों। और ये भी स्वतंत्रता से पहले यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा प्रथम उत्खनन कराया गया था दोस्तों। यानी दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कराया गया था 1936 और 37 में दोस्तों इनके सहयोगी थे दोस्तों यानी कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी थी दोस्तों। यानी एक तो इनके सहयोगी कौन थे, कैलाश दीक्षित, और दूसरा था यानी नील रतन बनर्जी थी दोस्तों। ये इनके क्या थे दोस्तों, इनके ये सहयोगी थे दोस्तों। जो बैराट सभ्यता का उत्खनन किया गया था दोस्तों बैराट सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी रही है दोस्तों। क्या रही है दोस्तों, यानी मत्स्य जनपद की राजधानी रही है बैराट सभ्यता दोस्तों, जो वर्तमान में विराटनगर के नाम से भी जानी जाती है। यानी किस नाम से दोस्तों, यानी विराटनगर के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है दोस्तों, यानी मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है दोस्तों। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में रही है दोस्तों, जो जयपुर में है दोस्तों। वर्तमान में मत्स्य यानी राजस्थान में मत्स्य नाम यानी कि मुंशी के द्वारा अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली यानी 4 जिलों को दिया गया है दोस्तों। यानी राजस्थान के एकीकरण में इसके बारे में चर्चा भी की गई है दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी। और स्पष्ट नाम मत्स्य जनपद राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण का नाम मत्स्य नाम रखा गया है। ये थी हमारी बैराट सभ्यता के बारे में जानकारी दोस्तों। अब देखते हैं बैराट सभ्यता की विशेषताएं दोस्तों, यहाँ से और क्या क्या मिले हैं दोस्तों। दोस्तों बैराट सभ्यता से यानी बैराट सभ्यता में 3 पहाड़ियाँ थी दोस्तों। एक थी बीजक की पहाड़ी दोस्तों, दूसरी थी गणेश डूंगरी पहाड़ी, तीसरी थी दोस्तों यानी भीम डूंगरी। यानी यहाँ से 3 पहाड़ी मिली थी, बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी दोस्तों यानी भीम डूंगरी से भीम तालाब का उत्पादन हुआ था या विकसित हुआ था भीम ने द्रौपदी की एक कहावत होती है दोस्तों, यानी कहा गया है कि द्रौपदी को महाभारत में अज्ञातवास के दिन प्यास लगी थी दोस्तों। इस कारण वहाँ पे भीम ने यानी भीम डूंगरी के पैर से लात मारी, वहाँ पे पानी विकसित किया गया दोस्तों, इसलिए भीम तालाब वहाँ पे बन गया और भीम नाम पड़ गया दोस्तों अगली आती है बीजक की पहाड़ी दोस्तों बीजक की पहाड़ी से यानी 2 शिलालेख मिले हैं दोस्तों। अशोक यानी मौर्य कालीन के 2 शिलालेख मिले हैं दोस्तों, जो अशोक के काल के हैं दोस्तों। एक तो भाब्रू शिलालेख फर्स्ट और भाब्रू शिलालेख सेकंड दोस्तों, जो किसी अशोक के काल के थे दोस्तों। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट को यानी 1937 में कैप्टन रॉबर्ट बर्ट के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। और भाब्रू शिलालेख सेकंड यानी अशोक के काल का था, जिसे 1971 और 72 में यानी कालाहिल के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों, कालाहिल के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। यानी बीजक की पहाड़ी से 2 शिलालेख मिले थे दोस्तों, भाब्रू शिलालेख फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट 1937 में कैप्टन रॉबर्ट बर्ट के द्वारा खोजा गया था और सेकंड कालाहिल के द्वारा 1971-72 में खोजा गया था दोस्तों अगली बात है यानी बीजक की पहाड़ी से और मिलने वाली चीज़ें के बारे में बताते हैं दोस्तों। यानी भाब्रू शिलालेखों से ज्ञात है, फर्स्ट से 1937 से ज्ञात होता है दोस्तों। यानी अशोक के भाब्रू शिलालेख से बौद्ध धर्म अनुयायी था, यानी अशोक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों भाब्रू शिलालेख में जिक्र या उत्कीर्ण है दोस्तों, यानी अशोक ने मगध का राजा बना था दोस्तों। क्या बना था दोस्तों, यानी मगध का राजा बना था। और भाब्रू शिलालेख में 3 शब्दों का उल्लेख हुआ दोस्तों, धम्म संघ बुद्ध, यानी धम्म का हुआ है, बुद्ध का हुआ है और संघ का हुआ है। यानी जो मौर्य कालीन की जितनी भी बातें
अवशेष मिले वो सब बाबरी शिलालेख से मिले हुए हैं दोस्तों, जो वर्तमान में विराटनगर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? जो वर्तमान में इन शिलालेखों को कोलकाता संग्रहालय में 1840 में लेके चले गए दोस्तों। कब लेके चले गए दोस्तों? 1840 में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। दोस्तों दूसरी बात बीजक की पहाड़ी से सोने का एक कलश भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। क्या हुआ? एक कलश भी प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों का अवशेष मिले दोस्तों। बीजक की पहाड़ी से सोने का एक कलश भी हुआ, जिससे गौतम बुद्ध की अस्थियों का साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों बीजक की पहाड़ी से अगला साक्ष्य बुस्तोफेदन शैली में खुदा हुआ एक बाबरी शिलालेख मिला। तो कौन सी शैली में मिला था दोस्तों? वो बुस्तोफेदन शैली में ही खुदा हुआ था दोस्तों बाबरी शिलालेख में ही अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था दोस्तों। कौन से शिलालेख में दोस्तों? गो हत्या पर प्रतिबंध बाबरी शिलालेख 1937 जो कैप्टन रॉबर्ट बट के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। उसकी शैली थी दोस्तों बुस्तोफेदन शैली थी। उसने 3 शब्दों का उल्लेख किया था, धम्म, संघ और बुद्ध दोस्तों। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। और अशोक इसी शिलालेख से ज्ञात होता है, अशोक मगध का राजा भी था दोस्तों। कहाँ था? मगध का राजा था दोस्तों। ये थी हमारी बैराट के बारे में जानकारी दोस्तों। कौन सी? बैराट सभ्यता के बारे में। ये कोठारी नदी के किनारे बैराट सभ्यता दोस्तों, बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। इसी अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसे ही दोस्तों। और इनके बारे में और महत्वपूर्ण इन शिलालेखों से ज्ञात होता है दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था दोस्तों। कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। यहाँ से एक कुछ और बातें भी इनके बारे में बताते हैं दोस्तों। यहाँ इस शिलालेख से कौन सी बातें प्राप्त हुई है दोस्तों इनमें अगली बातें आती हैं दोस्तों बीजक की पहाड़ी से 1999 में ये वो शिलालेख खोजा गया था। ये कुछ और जिसमें बौद्ध धर्म विहार मंदिर मिला था दोस्तों। एक बौद्ध विहार मंदिर मिला था 1999 में। इसे दयाराम साहनी के अनुसार खोजा गया था दोस्तों, जिसने उसके दयाराम साहनी के अनुसार इस मंदिर को बौद्ध विहार मंदिर को हूण के शासक मिहिर कुल के द्वारा इसे ध्वस्त करने का किया गया था। इसी जहाँ से क्या किया था? इसे मिटाने का, इसे ध्वस्त करने या तोड़ने का साक्ष्य के प्राप्त होते हैं। किसके? दयाराम साहनी के अनुसार। वो कौन था? हूण के शासक मिहिर कुल थे दोस्तों बीजक की पहाड़ी से बौद्ध विहार का मंदिर प्राप्त हुआ है। एक स्तूप भी हुआ जो दीनयान हीनयान शाखा था। बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, हीनयान और महायान। हीनयान की शाखा के प्रमुख शाप उस काल का हीनयान जो बौद्ध धर्म था उसका स्तूप मिला है। और इसी पे मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा उल्लेख है। कौन सी शैली में दोस्तों? इसी मंदिर में मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थित है, जो 1999 में मिली थी दोस्तों। बाद में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष ओनली बीजक की पहाड़ी से मिलते हैं दोस्तों। कब मिली थी दोस्तों? 1999 दोस्तों यहाँ से जो भी बीजक की जो भी लिखे गए साक्ष्य मिले वो संक लिपि में लिखे गए दोस्तों। कौन सी लिपि में दोस्तों? बीजक की पहाड़ी से मिलने वाले अवशेष में लिखे गए मुद्राओं में अकीर्ण उकीर्ण जो भी है वो शंख लिपि में लिखे गए थे। और वहाँ से दोस्तों बीजक की पहाड़ी से पंचमार के सिक्के भी मिले हुए दोस्तों। कौन से? पंचमार के सिक्के भी मिले हैं और यूनानी के सिक्के भी मिले। पंचमार के सिक्के यूनानी सिक्के मिली थी, जिन पे लिपि कौन सी थी दोस्तों? शंख लिपि ली थी। और भारत में सर्वप्रथम मंदिर की अवशेष ओनली बैराट से मिले थे दोस्तों, जो भी बीजक की पहाड़ी से दोस्तों। एक तो बौद्ध विहार स्तूप, दीनयान शाखा और मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की मिली थी दोस्तों। ये थे दोस्तों हमारे क्या बैराट के बारे में थी जानकारी दोस्तों यहाँ से 6 से 7 कमरों का एक खंडर भी मिला हुआ है दोस्तों। क्या मिला है? 6 से 7 कमरों का एक खंडर भी मिला हुआ है दोस्तों। 6 से 7 खंडरों का एक कमरा भी मिला है दोस्तों। कि एक 6 से 7 कमरों का एक खंडर भी मिला है।
छः से सात कमरों का एक क्या मिला है दोस्तों, यानी बैराट्स यानी एक कमरों का खंडर मिला है, जिसे बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज यानी राजस्थान पुरातत्व विभाग ने की गई थी दोस्तों बैराट के निकट यानी पापड़ी गांव में राजा विराट की कुल देवी मनसा माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। यानी कौन से निकट, यानी दोस्तों बैराट के निकट पापड़ी गांव में, बैराट के निकट पापड़ी गांव में राजा विराट की कुल देवी मनसा माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। कौन सी माता का दोस्तों, मनसा माता का मंदिर भी स्थित है। वहाँ पे मनसा माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात ये और आती है दोस्तों, बैराट में चीनी यात्री हेनसांग या युवान तीर्थ यात्रियों के अनुसार राजकुमार नीतिकयान पंडित ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अश्ववर्धन के समय में राजस्थान भीनमाल के अलावा बैराट में भी आया था। चीनी यात्री हेनसोंग भी आया था, जो किसके काल में राजकुमार नीतिक के द्वारा भारत की यात्रा की थी। उसने अश्ववर्धन के समय भी राजस्थान में अश्ववर्धन के समय यानी राजस्थान में भीनमाल के अलावा बैराट में भी आया था दोस्तों हेनसोंग की पुस्तक थी दोस्तों, यानी CU हेनसोंग। कौन आया था चीनी यात्री दोस्तों, यानी हेनसोंग आया था चीनी यात्री दोस्तों यानी हेनसोंग की पुस्तक का नाम था दोस्तों CU की दोस्तों। कौन सी पुस्तक थी यानी दोस्तों, यानी CU की यानी हेनसोंग की पुस्तक थी दोस्तों, यानी CU की थी जो दोस्तों यहाँ से बैल व भेड़ों के प्रसिद्ध भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, यानी बैल व भेड़ों की प्रसिद्ध साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, यानी कौन से बैल और वह बेल व भेड़ के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ से, यानी हमारे बैराट से बेल व भेड़ के भी साक्ष्य मिले दोस्तों। यानी इसका बैराट सभ्यता का उत्खनन दोस्तों किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कराया गया था दोस्तों 1936 और 37 में, जो बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे विकसित थी। जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पे ये दोस्तों, यानी जयपुर में। और इसके बाद में कैलाश दीक्षित व नील रतन भट्टाचार्य के द्वारा भी कराया गया था दोस्तों। यहाँ से सर्वप्रथम महाभारत के उल्लेख मिलते हैं। और बैराट से विराटनगर की राजधानी थी, यानी जनपद की राजधानी थी। महाजनपद था एक मत्स्य जिनकी राजधानी थी वर्तमान में। ये थी हमारे बैराट के बारे में जानकारी दोस्तों अगला हमारा सभ्यता आती है, अगली सभ्यता आती है हमारी दोस्तों। अगली सभ्यता हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारे वीडियो करना दोस्तों ये हमारे जयपुर की कोचिंग के नोट्स पर आधारित वीडियो है दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।